बिहार ज्ञान चक्षु में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 10वीं कक्षा का प्रश्नावली 1.1 एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें पहला जो प्रश्न है हम उसमें मात्रा निकालना है, अर्थात एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ व हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ एचसीएफ निकालने की कई विधियाँ हैं, परंतु हमको यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मात्रा ज्ञात करना है। हमने पहले के वीडियो में आपको बताया है कि यूक्लिड एल्गोरिथम अर्थात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मात्रा निकालने की एक विधि है, वास्तविक संख्या का एक गुण है, जिसमें एक बड़ी संख्या को छोटी संख्या से तब तक भाग दिया जाता है जब तक कि उसका परिणाम शेष शून्य न हो जाए और अंतिम भाजक ही उसका मात्रा होता है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से मात्रा ज्ञात किया जाता है। r का मान सर्वदा भाजक से छोटा होगा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। तो हमको 135 और 225 का मात्रा निकालना है। तो यूक्लिड एल्गोरिथम में हम देखेंगे कि 225 बड़ा है और 135 छोटा है, तो 135 से हम भगा देंगे 225 को। 135 से भगा देते हैं 225 को, तो ये एक बार जा सकता है। 2 बार में 270 आ जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, तो एक बार में आ जाएगा 135। ये 5 में 5 गया 0, 2 में 3 नहीं जाएगा, 5 चला 12, 12 में 3 गया 9, 1 में गया कुछ नहीं। अब ये 90 हमारा शेष रहा। अब इस 90 से हम 135 को विभाजन करेंगे, ये प्रक्रिया लगातार चलेगी। तो 90 से भी ये एक बार जाएगा, तो 90 ही आएगा। 135 और 90 को माइनस करेंगे, 5 में 0 गया 5, 13 में हो गया 4, 45 है। 45 से पुनः 90 को भाग देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 90, 45 दूनी 90, शेष बनाया 0। तो यहाँ देखिए प्रत्येक चरण में ये भाजक हो गया 135 और भाज हो गया 225, तो हमारा शेष आया 90। ये 90 जो है अगले चरण के लिए ये हो जाता है भाजक, और जो पहले का भाजक था वो हो जाता है भाज्य। पुनः शेष इसके अगले चरण के लिए भाजक हो जाता है, और ये जो भाजक था वो हो जाता है भाज्य, और हमारा अंत में आता है 0। ये प्रक्रिया तब तक प्रत्येक शेष अगले चरण के लिए भाजक हो जाएगा। ये प्रक्रिया लगातार चलाएंगे जब तक कि हमारा परिणाम शेष शून्य हो जाए। तो हमारा शून्य आ गया, तो अंतिम भाजक हुआ 45, ये हमारा मात्रा होगा। हम यूक्लिड एल्गोरिथम के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, 225 को लिख सकते हैं 135 × 1 + 90 भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेष। फिर 135 जो भाजक था अगले चरण में वो भाज्य हो जाएगा, और ये जो शेष था ये अगले चरण के लिए हो जाता है भाजक। तो यहाँ भाजक होता है 90 और भागफल होता है 1, फिर शेष पर होता है 45। अब ये हो जाएगा भाज्य 90 अगले चरण के लिए, और यह शेष जो था यहाँ हो जाएगा भाजक, फिर भागफल आता है 1 और शेष आता है 0। ये जैसे ही शेष पर हमारा 0 आया, हमारा प्रक्रिया रुक गया, और अंतिम भाजक है 45। यही हमारा हो जाएगा 135 और 225 का मात्रा अर्थात एचसीएफ हो गया 45। अंतिम भाजक ही दोनों वास्तविक संख्याओं का मात्रा होता है। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम दो वास्तविक संख्याओं का आसानी से मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या a बराबर bq + r के रूप में रहती है, जहां r शेष है, b भाजक है, q भागफल है और a वास्तविक संख्या अर्थात भाज्य है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। अर्थात हमको साबित करना है, दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ विषम की बात है, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। ये q क्या है?
Q कोई पूर्णांक है, पूर्ण अंक है, तो हमको साबित करना है कि विषम पूर्णांक को, किसी भी विषम पूर्णांक को 6 से भाग देंगे तो हमारा भागफल कुछ भी है, शेषफल 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा, हमको यही दर्शाना है। आप जानते हैं कि हमेशा भाजक से बड़ा होता है भाज्य जो हमेशा भाजक से बड़ा होता है। तो हम जब 6 से भागा देंगे किसी संख्या को तो उसका शेषफल जो है, शेषफल हमेशा उससे भाजक से कम होगा और भाज्य जो है भाजक से हमेशा बड़ा होगा। तो 6q+1 के रूप में या 6q+3 के रूप में या 6q+5 के रूप की बात हो रही है, तो अर्थात 6 से हम उसी संख्या को भाग दे सकते हैं जो 6 से बड़ा है। और विषम पूर्णांक की बात होती है या तो 7 होगा या तो 9 होगा या तो 11 होगा, 13 होगा, 113 होगा, अनंत तक हो सकता है। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, यदि उसको 6 से हम विभाजित करते हैं, भागा देते हैं, तो हमारा शेषफल या तो 1 आएगा या तो 3 आएगा या तो 5 आएगा। हमको यही साबित करना है। तो देखिए, हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में पढ़े थे कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक a बराबर bq प्लस r के रूप में होता है, जहां b जो है भाजक होता है, q भागफल होता है, r शेष होता है और a जो है कोई धनात्मक संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर माना वो धनात्मक विषम पूर्णांक a है, तो a बराबर bq प्लस r होगा, जहां दिया हुआ है b का मान जो है वो क्या है, 6 है। b का मान 6 है। जब b का मान 6 है तो r क्या हो जाएगा, r या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो 4 होगा या तो 5 होगा, क्योंकि r का जो मान होगा वो बराबर 0 के बराबर होगा या 0 से, r का मान 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, या अर्थात या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो 4 होगा या तो 5 होगा। तो जब r का मान 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 होगा तो संख्या हो जाएगा मेरा या तो 6q+0 या तो 6q+1 या तो 6q+3 या तो 6q+4 या तो 6q+5 या तो यही होगा। जब भाजक 6 है तो शेषफल 6 से छोटा अर्थात 5, 4, 3, 2, 1 या 0 होगा। तो इस रूप में संख्या इस रूप में होगा 6q+0, 6q+1, 6q+3, 6q+4, 6q+5, अर्थात शेषफल या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 3 होगा या तो 4 होगा या तो 5 होगा। हाँ, एक और छूट गया, 6q+2। अब देखिए, जहां 6q+0 बराबर 6q, 6q+0 अर्थात पूरा खा जाता, शेष 0 होता है, इसका मतलब जो पूरा खा गया, या 6q+2 शेषफल यदि 0 रहे या शेषफल 2 रहे या शेषफल 4 रहे, तो ये सभी सम संख्या हैं। जहाँ 6q+0 अर्थात 6q, 6q+2, 6q+4 सम संख्या हैं। ये 6q, ये आपका 6q+2, 6q+4 ये सभी सम संख्या है, परंतु 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, विषम संख्या है। अर्थात जब हम 6 से किसी संख्या को विभाजित करेंगे तो शेषफल या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो 4 होगा या तो 5 होगा। आपने देखा कि जिसका शेषफल 2 है, 4 है और 0 है, अर्थात पूरा 6 से विभाजित हो गया, तो वे सम संख्या हैं।
सम संख्या, तो बाकी जो है 6q+1 अर्थात शेषफल अगर 1 रहा, शेषफल या तो 3 रहा या तो शेषफल 5 रहा, अर्थात 6q+1 के रूप में, 6q+3 के रूप में, 6q+5 के रूप में रहे तो वो विषम संख्या होती है। अर्थात स्पष्ट हो गया कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में रहता है। इसी बात को हमको लिखना है। अतः सिद्ध हो हुआ कि विषम घनात्मक पूर्णांक विषम घनात्मक पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, ये हुआ हमारा प्रूफ। कोई भी विषम घनात्मक पूर्णांक यदि 6 से विभाजित करें तो वो 6q+5, 6q+3 या 6q+1 के रूप में होगा। ये साबित हो गया। तीसरा प्रश्न है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना यानी सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो साथियों, यहाँ जो है 616 आर्मी के सदस्य हैं और 32 बैंड पार्टी के सदस्य हैं। जो बैंड बाजा बजाता है, बजाता है, तो 32 है। इन 32 जो बैंड पार्टी के जो सदस्य हैं उन्हीं के पीछे 616 जो आर्मी के जमाने उनको मार्च करना है। तो वही बोलता है कि कितना अधिकतम स्तंभ होगा। स्तंभ माने वर्गाकार हो जाएगा एकदम, बाएं से दाएं भी देखे तो उतनी संख्या और आगे से पीछे देखे तो वही संख्या। तो इस कितना स्तंभ बनाना माने कितना लाइन होगा, पिलर होगा। स्तंभ माने था पिलर, लाइन। तो देखिए इसके लिए हमको क्या करना होगा, दोनों का जो है मौसा ज्ञात करना होगा। स्तंभों की संख्या निकालने के लिए दोनों का जो है मौसा ज्ञात करना होगा। 616 और 32 का मौसा। स्तंभों की संख्या निकालने के लिए स्तंभों की संख्या बराबर SCF निकालना होगा। किसका? 616 का और 32 का। 616 और 32 का हमको मौसा ज्ञात करना होगा। तो मौसा हम यूक्लिड एल्गोरिथ्म के नियम से निकालते हैं। तो यूक्लिड एल्गोरिथ्म में हम क्या करेंगे, 616 का हमको यूक्लिड एल्गोरिथ्म से मौसा ज्ञात करना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, इधर हम निकाल दें 616 को 32 से हम विभाजित करेंगे। तो ये कितना रहेगा, 32 से का 32, 2 बार यहाँ 63 है, ये करके करते हैं तो आएगा क्या 11। इससे पहचान 11 में 2 गया 9, यहाँ बचेगा 5, 5 में 3 गया 2, 29 हुआ, 1 6 होता। तो 9 बार जा सकता है। 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 के 27 और 1 28, बचता है कितना 6 में 8 गया, 16 में 8 गया 8, यहाँ कितना 8, 8 में 8 गया 0, 2 में 2 गया 0, ये 8 बचा। ये 8 से इस भाजक को हम भाग लगाते हैं। ये 8 जो शेष बचा ये इसका भाजक हो जाएगा 32 के लिए। तो 8 चौके 32। तो हम यूक्लिड एल्गोरिथ्म में मेरा जो मौसा निकला अंतिम भाजक है 8। ये हमारा मौसा हुआ 8, ये हमको आंसर भी हुआ 8। यानी 8 स्तंभ में यदि हम सजाते हैं आर्मी के सदस्यों को और बैंड बाजा के सदस्यों को, तो हमारा पूरा 616 सदस्य 32 सदस्यों के इसमें आ जाता है। तो दोनों का मौसा निकाले यूक्लिड एल्गोरिथ्म से, हमारा आंसर निकला 8। यही 8 स्तंभ की संख्या होगी, स्तंभों की संख्या होगी 8।